हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा जनरल साइंस का पार्ट नंबर 30। पेपर 3 में 20 क्वेश्चंस बनेंगे जेएसएससी, सीजीएल और एसआई के एग्जाम में, और उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आज की क्लास में देखने को मिलेगा आपको। बाकी झारखंड के वेरियस एग्जाम जहां से भी जनरल साइंस का क्वेश्चन आता है उसको लिए इस लेक्चर को चेकआउट किया जा सकता है। बाकी क्लास बहुत उम्दा रहेगा और थोड़ा सा क्वेश्चन आज टॉप लेवल का है, तो ध्यान से सुनिएगा। और जो भी सारे पॉइंट जो कि आपको लगे कि नोट डाउन कर लेना चाहिए तो उसको आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा, क्योंकि सारा चीज़ पीडीएफ में आपको मिलेगा नहीं। ये आपको फिगर दिख रहा है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए कि यह फिगर आखिर क्या है। इन कोर्स ऑफ वीडियो आपको पता चल जाएगा। ओके, पीडीएफ इसका टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक वीडियो को लाइक जरूर दे दें और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। अपने अपने तेज नहीं बनना है, दूसरों को भी तेज करते चलना है। ओके, देन लेट्स गियर अप पार्ट नंबर 30। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें से कौन जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पॉलीथीन, बेकलाइट, पीवीसी या फिर पॉलिस्टर। सही आंसर इसका बेकलाइट हो जाएगा। बेकलाइट जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है। प्लास्टिक दो तरह के होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक। तो घर में आपका चारों तरफ नजर दौड़ाइए तो बहुत सारे प्लास्टिक की आपके वस्तुएं देखने को मिल जाएगा। तो घर में जो बाल्टी आपका रखा हुआ है कोना में, ओके, तो वह जो है एक थर्मोप्लास्टिक एग्जांपल है। अब बेसिकली थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आखिर होता क्या है, मैं अगर बताऊं तो इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि जो आपका बाल्टी रखा हुआ है उसको अगर आप हीट कर दीजिएगा तो फिर से एक नया तरह का प्लास्टिक उसको बनाया जा सकता है बाद में उसको हीट करने के बाद। लेकिन आप स्विच बोर्ड को देखिए, जरा स्विच बोर्ड को देखिए, वो भी एक प्लास्टिक से ही बना हुआ है, लेकिन उसको गर्म करने के बाद ना वो जो है राख बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उस तरह के प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में उसको ढाला नहीं जा सकता है, एक नया प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता है। यही बेसिक डिफरेंस होता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। ओके, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप लोग को यूज पता चल गया, इंसुलेटिंग मटेरियल को बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपका स्विच बोर्ड हो गया, तार वगैरह भी, तार तो ऐसा नहीं होता है, स्विच बोर्ड हो गया, चाहे रेडियो का कम जो पार्ट्स होता है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो आउटर आवरण होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो सारा यूज किया जाता है बेकलाइट का। बाकी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से कि बेकलाइट आखिर बनता कैसे है। देखिए, बेकलाइट जो बनता है वो फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। फिनोल का तो फॉर्मूला पता होगा आईएससी वाले, ठीक है, ये फिनॉल होता है, उसके साथ फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड को मिथेनॉल बोला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल ना, वही एसिड जो कि नहीं सॉरी, तो यही होता है आपका, देख लीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड बोला जाता है। तो ये बेकलाइट इसी से बना जाता है। तो इसका मोनोमर जो है से फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। देखिए, कभी भी कोई प्लास्टिक बनता है तो जिस 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 चीज़ से मिलकर बना होता है उसको मोनोमर कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछे कि बेकलाइट का मोनोमर कौन है, तो फिनॉल है और फॉर्मल्डिहाइड दो से मिलकर बनता है। बाकी देख लीजिएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में ये लिखा हुआ है, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपसे पॉलीथीन पूछे तो इथिन से बनता है ना, इथिन से बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4, इसको ध्यान रखिएगा। इसी से आपका घर में जितना पॉलीथीन जो बनता है ना, पॉलीथीन आप लोग चिल्लाते रहते हैं, तो वह इसी से बनता है। इसका बहुत सारा मटेरियल लिया जाता है, मतलब इसको पॉलीफॉर्म में लिया जाता है और जाके पॉलीमराइजेशन करा के बन जाता है। उसके बाद PVC ऑप्शन में है, तो इसको देख लीजिएगा। इसका होता है, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा, इसका फुल फॉर्म होता है PVC का, ये भी आपसे पूछ देते हैं। और इसका मोनोमर है से विनाइल क्लोराइड है ना, जिसका फॉर्मूला मैं लिखना चाहूँगा CH2CHCl, यही विनाइल क्लोराइड होता है। तो इसी का जो है से इसी से बन जाता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, बाकी ध्यान रखिएगा, पॉलिस्टर भी बनता है ईस्टर से ना, तो ये सब देख लीजिएगा। ये मोनोमर इसका कहा जाता है। PVC का फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेकलाइट जो है से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, दिस गैस इज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नेम द एक्स। जैसे ही बोला होगा कि एक ऐसा गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो यहाँ से तो अगर कुछ दिक्कत आया होगा तब ये जो अगला सेंटेंस अगर पढ़े होंगे कि दिस गैस इज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए यह एक कच्चा पदार्थ है, तब तो आंसर आ जाना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस आप लोग यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। जोर से बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है फिर ऑक्सीजन। किसको किस किस में कन्फ्यूजन है, आज ना आप लोगों ने डंडा रखना पड़ेगा पिटाई करने के लिए जो गलती करेगा इसे। कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लिया जाता है जीव के द्वारा, जबकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद कीजिएगा CO2 प्लस H2O लिया जाता है, उसके बाद जो है ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन जेसीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसको बताइए।
तो ये समझ लीजिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हो गया। तो देखिए कुछ चीज़ पता रहेगा तो आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन अगर वो पता रहता ना तो एक क्वेश्चन भी बन जाता। बाकी अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर लाइम वाटर होता क्या है, मिल्की क्यों हो जाता है। सबसे पहले तो आपको रिएक्शन में लिखना चाहूँगा, 2-3 रिएक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको कली चूना के नाम से जाना जाता है, क्विक लाइम होता है। इसको जब पानी में डालिएगा तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, काफ़ी मात्रा में हीट रिलीज होता है, तब जाके यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है तो इसका जो है आपका वाटर का सोल्यूशन लेना है कि इसको लिक्विड के फॉर्म में लेना है। तो CaOH का होल 2 जब रिएक्ट करेगा CO2 के साथ, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या बनेगा, तब जो है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और प्लस में क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 H2O रिलीज हो जाएगा। ओके, तो यही कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए जो लाइम वाटर होता है मिल्की हो जाता है। तो आंसर तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लेकिन क्यों हो गया ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ओके ना, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप लोग लाइमस्टोन। ओके ना, ये भी याद रख लीजिएगा। चूना का बोला, सॉरी जो क्या तो बोल रहा था, चौक होता है, हाँ सॉरी, चौक होता है। सो प्लस मार्बल का फॉर्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह का यह सेडिमेंट्री रॉक आ जाता है। अगर बोलिएगा चौक तो, और मार्बल बोलिएगा तो एक मेटामॉर्फिक रॉक आ जाएगा। तो आंसर तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए, रिएक्शन को दिखा दिया अच्छे से, देख लीजिएगा यही सारा कहानी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसलिए लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है। बाकी यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं। हाइड्रोजन को तो आवारा गैस बोलते हैं, पूरा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन तो आपको पता होना चाहिए, एक लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है, लाइफ सपोर्ट के लिए। आंसर इसका सी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और बाकी ये जो N2 होता है ना, इसको आप लोग लाफिंग गैस बोलते हैं, ये इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो सारा चीज़ आई होप कि क्लियर हो गया। CO का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, CaOH2 का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे आपसे। कैल्शियम ऑक्साइड इसको कली चूना बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। ओके ना, इसको याद रखिएगा, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, यानी कि स्लैक्ट लाइम। रिएक्शन तो यहाँ पे लिखा हुआ भी था तो कोई मतलब नहीं रहा। अब non-metals are generally bad conductors of electricity. However, graphite is good conductor of electricity because it has free electrons, is an allotrope of carbon, is brittle या फिर forms basic oxide। ध्यान समझिए, क्वेश्चन बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रेफाइट, सबसे पहले तो मैं पॉइंट को डिस्कस करना चाहूँगा कि कौन कौन सा मटेरियल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो उसके लिए दो चीज़ आवश्यकता होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए और एक आयन्स होना चाहिए। तो दो चीज़ रहेगा ना तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। आयन्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होगा, आपको पता होगा। जैसे कि एग्जांपल लें NaCl जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसका जो आप लोग सोल्यूशन लीजिएगा ना, वाटर में सोल्यूशन यानी कि एक्वा सोल्यूशन, जिसको ब्रिन के नाम से जाना जाता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा, क्योंकि इसके पास Na के पास प्लस और Cl के पास माइनस आयन होता है। तो एक आयन हो गया। और बाकी जितना भी मेटल्स आप लोग देखते हैं तो सब में इलेक्ट्रॉन्स फ्री पाया जाता है। तो सारा जो धातु होता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता ही है। ओके, तो पॉइंट क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए दो चीज़ एकदम मस्ट होता है, उसके बिना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा ही नहीं। चलिए बाकी आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो नॉन मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है, बट ग्रेफाइट क्यों करता है? तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है। इसके ग्रेफाइट का जो ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का फॉर्म है, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 2 और 4 यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इसका 4 है। तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो बॉन्ड कर लेता है किसी के साथ। 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसे बॉन्ड कर लेता है, कार्बन के ही साथ होगा, इसमें प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। तो 3 का 3 के साथ बॉन्ड हो जाता है। लेकिन एक चौथा इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, यहाँ पे सब जगह फ्री देखने को मिल रहा होगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो इसका होता है ना वह फ्री रहता है। तो अब इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? अभी तुरंत ने बताया था आपको कि या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयन चाहिए। तो दो चीज में से अगर कोई मिल गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। तो यही रीजन है कि ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो इसके पास आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप कार्बन का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसी के चलते यह जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बाकी कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। यहाँ जो एलोट्रोप्स लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? जब एक मटेरियल इन्वायरमेंट में एक से ज़्यादा फॉर्म में मौजूद होता है तो उसके एलोट्रोप्स बोलते हैं। जबकि यहाँ पे डिस्कस करूँ अगर कार्बन का एलोट्रोप्स, तो वहाँ पे देखने को मिला होगा कि ग्रेफाइट लिखा हुआ है, दूसरा डायमंड होता है, तीसरा फ्लोरीन होता है। ओके ना, तो 3 चीज़ जो होता है से अप्रूव होता है। और फ्लोरीन को स्ट्रक्चर 60 बोला जाता है। कार्बन का 60 इसमें एटम होता है। तो यह एक फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। एफ से फ्लोरीन हो गया, एफ से फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर हो गया। तो रटना नहीं पड़ेगा, इसमें 60 कार्बन का एटम होता है। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे लेटेस्ट है ना, सॉरी लेटेस्ट है, इसको सबसे बाद में खोजा गया था।
ओके, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये तो पॉइंट ही गलत है, जो लिखा हुआ है कि फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाता ही नहीं है। नॉन मेटल जो है से एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। अगर आपको पहचानना होगा, जैसे Na2 ऑक्साइड है, इसके साथ इसको जैसे पानी के साथ रिएक्शन करवा के देख लीजिए क्या आने वाला है, इसमें आपको 2NaOH आ जाएगा, यानी कि एक बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो नॉन मेटल जो होता है ना एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, जबकि मेटल जो होता है एक बेसिक ऑक्साइड बनाता है। ओके ना, तो नॉन मेटल एसिडिक और मेटल जो होता है बेसिक ऑक्साइड बनाता है। मेटल तो बता दिया। जैसे नॉन मेटल को देख लीजिए, CO2 है प्लस वाटर ऐड कर दीजिए, क्या बन गया, H2CO3 बन गया, यानी कि कार्बोनिक एसिड बन गया। तो इस तरह से देख सकते हैं। और मेटल जो है से नॉन मेटल जो है ब्रिटल होता है, सही बात है। नॉन मेटल जो होता है से ब्रिटल होता है, तो इसको चोट करने पर यह टूट जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी के चलते ऐसे ग्रेफाइट ये ब्रिटल होता है, सही प्रॉपर्टी है। ग्रेफाइट जैसे ब्रिटल होता है, बट इसका रीजन नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो सारा पॉइंट को मैं डिस्कस कर दिया। बाकी ग्रेफाइट पलामू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, झारखंड में। देख लीजिए पीरियड टेबल है, तो कुछ मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा जो कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा। बहुत दिन हो गया तो आज फिर से बताता हूँ। ये देखिए लिथियम है जो कि पूरा पीरियड टेबल में सबसे हल्की धातु है। ओस्मियम है जो कि पूरा पीरियड टेबल में सबसे जो है से भारी धातु है। यहाँ पे फ्लोरीन है लिखा हुआ है, ये जो है से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता इसका सबसे ज़्यादा है। और क्लोरीन देख लीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि इसका क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता ना, तो वह जो होता है सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन का। और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, इसको ध्यान रखिएगा ना। फ्लोरीन और क्लोरीन क्वेश्चन बनता है इससे। बाकी जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन देखने को मिल रहा है, ये ग्रुप 17 में आता है। और ग्रुप 17 को हैलोजेंस बोलते हैं। हैलो मतलब होता है साल्ट और जेंस मतलब प्रोड्यूसर। HALO होता है ना, HALO, हेलो हेलो नहीं, वही हैलोजेंस है। यहाँ पे पीरियड टेबल में टोटल 18 ग्रुप है, ऐसे ऐसे जो दिख रहा है यहाँ से पूरा तो 18 है। और पीरियड टोटल 7 होता है ना इसको तो आप लोग बहुत लोग तो रट भी गए होंगे। हाय लीला नाकर अबकस फरियाद बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी बैगन आलू गाजर इन थैला काशी जी सनक पड़े नाना पाटकर स्वरे सब बिंदास ओ सुस्मिता सेन तेरा पोजीशन फ्लोरिन। और इसके बाद होता है फिर कल आंटी आई बाजार में, ऐसे कुछ होता है। हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो पूरा रट गए होंगे तो काम भी आएगा, अगर रट गए होंगे तो आपको पता होना चाहिए। बाकी पीरियड टेबल आज फिर से आएगा क्योंकि कुछ और पॉइंट डिस्कस करना है। बाकी जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसको ध्यान रखिएगा, हेनरी मोजले के द्वारा तैयार किया गया था। और यह एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एटॉमिक नंबर जेड। ये नहीं, ये तो मास नंबर होता है। तो इतना सारा पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। ये सारा जो है आपको इधर पी ब्लॉक है, इधर डी ब्लॉक है, इधर ए ब्लॉक देखने को मिलेगा, एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग डीगमिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज डन यूजिंग। अब देखिए आप लोग पढ़ के आए होंगे, ब्लीचिंग पाउडर का यूज पढ़े होंगे क्लास 10 में, तो वहाँ लिखा था इन पेपर इंडस्ट्री, बस इतना लिख दिया था। याद है आपको, जाके देख लीजिए एनसीईआरटी में ब्लीच करने के लिए होता है, तो उसमें लिखा था पेपर इंडस्ट्री में। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है जब आप लोग डी गमिंग करते हैं, पेपर को साफ करते हैं उस समय, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी लिखेंगे यहाँ पे, CaOCl2, ये इसका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। इसका तो एक अगर रासायनिक नाम लिखें तो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी और बाद में क्लोराइड जोड़ दीजिए। ओके, लेकिन इसका एक और नाम है, इसका तो कैल्शियम हो गया, एक होता है हाइपो, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोल रहा हूँ, CHLORID, ध्यान दीजिएगा, क्लोराइड बोल रहा हूँ ना कि क्लोराइड। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको बोला जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका यूज तो आप लोग बहुत जगह करते हैं, हॉस्पिटल में जैसे छिड़काव करते हैं ताकि बैक्टीरिया मर जाए। पानी को साफ करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है कि इसमें क्लोरीन पाया जाता है। क्लोरीन गैस जो होता है से बैक्टीरिया को मारता है पानी में, तो इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी क्लोरीन पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मेशन बता दिया जाए क्या, चलिए फॉर्मेशन बताते हैं कैसे इस बनता है। ये बनता है कि अगर शुष्क है, बुझा हुआ चूना है यानी कि सिलेक्ट लाइम है, उस पर अगर 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, यानी कि इसको विरंजक चूर्ण यानी कि बन जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। ये है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सल्फ्यूरिक एसिड उसको किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। यह जो एसिड है वह कहाँ पे यूज होता है, वह सोडा एसिड जो होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें यूज किया जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा कौन होता है, वह होता है NaHCO3 होता है, Na2 नहीं, NaHCO3 यूज होता है सोडा। और जो एसिड यूज होता है ना वह H2SO4 होता है।
और ये दोनों का रिएक्शन होता है तब जाकर CO2 गैस निकलता है, तब जाकर जो है से आग बुझता है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का नाम सुने हैं, तो वो उसमें जो है से यही एसिड यूज होता है H2SO4, और NaCO3 यानी कि यह बेकिंग सोडा है तो उसका भी यूज किया जाता है। दोनों का रिएक्शन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, जिसके चलते आग बुझ जाता है। बाकी आप लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 भी यूज कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर तो हो गया। कास्टिक सोडा जो होता है यह NaOH होता है ना, इसको ध्यान रखिएगा, NaOH। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, बताता हूँ। ये देखिए ना, इसका ना इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है कि एक्वा रेजिया आखिर क्या है। तो एक्वा रेजिया ध्यान रखिएगा, इसमें ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड होता है। सारा पॉइंट बकवास नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें ना 3:1 का रेशियो होता है, यानी कि 3 भाग अगर HCl है और 1 भाग अगर नाइट्रिक एसिड है, तो ये जो बनेगा वह एक्वा रेजिया बनेगा। एक्वा रेजिया करता क्या है, नॉर्मल जो मेटल होता है वह एसिड में गलता नहीं है, लेकिन जो ओके मतलब जो मेटल मतलब जो मेटल नॉर्मली यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, जो नॉन रिएक्टिव मेटल है जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम, वह नॉर्मल एसिड में ऐसे गलता नहीं है। तो इसके लिए ना स्ट्रॉन्ग हम लोग फॉर्म बनाते हैं, तो 2 एसिड का हम लोग मिला देते हैं, तब जाकर ये एक्वा रेजिया बन जाता है। तब गोल्ड और प्लेटिनम इसमें हम लोग गला सकते हैं ना, एक्वा रेजिया। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 का मिश्रण, यह अनुपात भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक ज़्यादा होता है, 3 पार्ट होता है, और नाइट्रिक कम होता है। सब याद रखिएगा, एग्जाम में 3:1 और 1:3 भी रहेगा, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। बाकी इंडियन साल्टपेटर और चाइल्ड साल्टपेटर का फॉर्मूला लिखिए। इंडियन साल्टपेटर और चाइल्ड साल्टपेटर का फॉर्मूला आप लोग लिखिए, रासायनिक नाम बताइए जरा। आंसर इसका हो गया ब्लीचिंग पाउडर, तो डिटेल में डिस्कस कर दिया। हु वाज द पर्सन टू यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1866? 1866 में इकोलॉजी टर्म को सबसे पहले कौन यूज किए थे? तो उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, याद रखिएगा, 1866 में एक और चीज हुआ था, डायनामाइट का आविष्कार, याद कीजिए, एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अर्नेस्ट हैकल, एक और शब्द बताता हूँ, बायोडाइवर्सिटी, ये जो है WG रोजेन के द्वारा यूज किया गया था बायोडाइवर्सिटी शब्द। तो 2 चीज याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, तो WG रोजेन, और इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। चार्ल्स डार्विन है, इनको चार्ल्स डार्विन है ना, या चार्ल्स डार्विन को याद रखिएगा, इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ओके, फादर ऑफ इवोल्यूशन। बाकी जो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए एम से मेंडल नाम है, मटर का पौधा का यूज किए थे, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, या फादर ऑफ हेरिडिटी भी बोला जाता है, इनको ध्यान रखिएगा। बाकी चार्ल्स डार्विन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो याद रखिएगा। द पिरामिड ऑफ एनर्जी या फिर ट्रॉपिक बोलिए, इज ऑलवेज, देखिए क्या होता है, स्टेट, रिवर्स, स्टैंड या फिर ऑब्लिक। सही आंसर इसका स्टेट होगा। जो पिरामिड होता है एनर्जी का, वह सीधा होता है। अब इस सीधा होने का रीजन इसके पीछे क्या है, आइए समझाते हैं। जैसे आपने यह थंबनेल में भी देखा होगा इस डायग्राम को, तो होता है कहने का 10% रूल होता है। क्या होता है, 10% रूल होता है, जिसके तहत क्या होता है कि ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। कहने का तात्पर्य है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर में कौन कौन आता है, जितना भी प्लांट्स है वो सब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। ध्यान दीजिएगा, उन लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर है, न कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। ध्यान दीजिएगा, खाना बनाता है लेकिन उसको हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, न कि प्लांट जो है प्राइमरी कंज्यूमर होता है। इस पॉइंट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, नॉट प्राइमरी कंज्यूमर्स। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी देख लीजिए यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में जितना सारा लिखा हुआ है, वहाँ पे आप मान लेते हैं कि 100% अगर एनर्जी है, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जैसे कि हमारे जैसे लोग हैं, जैसे कि हम लोग प्लांट खाते हैं, मतलब प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं, तो उसका 10% एनर्जी हमको मिलेगा। फिर हम लोग को अगर मान लेते हैं कोई बाघ खा गया तो उसको 10% मिलेगा। तो अगला जो जैसे जैसे जाता है ना, अगला जैसे जैसे चले जाएगा, तो एनर्जी का जो है यहाँ पे डिग्रेडेशन होने लगता है, समाप्त होने लगता है। 10% एनर्जी जो है ट्रांसफर होता है नेक्स्ट टॉपिक लेवल में, तो इसी को 10% रूल बोला जाता है। तो यह स्टेट होता है प्राइमरी में सबसे ज़्यादा 100%, फिर 10%, फिर 1%, उसके बाद 0.1% है, फिर उसके बाद देखिए 0.01% यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही कहानी होता है, जिसके चलते ये जो पिरामिड होता है वह स्टेट बनता है, सीधा बनता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था टॉपिक लेवल से। तो ये स्टेट होता है पिरामिड ना एनर्जी का, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये भी याद रखिएगा, 10% रूल, ये भी 10% रूल आपसे पूछ सकते हैं क्या होता है, तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, यही होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और प्राइमरी कंज्यूमर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको 10% लॉ के नाम से जाना जाता है, क्लास 10 में पढ़ना था इसको। ओके, तो और कुछ तो यहाँ पे है नहीं, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन एक और आने वाला है, तो वहाँ पे भी हम लोग फूड चेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके,
विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन फूड चेन। अब बोला जा रहा है कि इनमें से किसका जो पॉपुलेशन होता है फूड चेन में सबसे ज़्यादा होता है, प्रोड्यूसर्स का, प्राइमरी कंज्यूमर का, सेकेंडरी कंज्यूमर का, या फिर डिकम्पोजर्स का। मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करेंगे, ओके बहुत लोग गलत करेंगे। किसका आपको लग रहा है कि संख्या सबसे ज़्यादा होता है? सोचिए कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा संख्या किसका होता है? प्रोड्यूसर्स का, जो कि बोल सकते हैं कि जो खाना बनाता है जैसे कि प्लांट वगैरह। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हम लोग जैसे लोग। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि बाघ चीता है ये सब, ओके। और डिकम्पोजर्स यानी कि जो बैक्टीरिया है जो कि सड़े गले चीज़ खाते हैं, गिद्ध वगैरह होते हैं, ये सब डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। तो किसका संख्या सबसे ज़्यादा होता है आपको पता है? पॉज करके आंसर दीजिए। आंसर इसका बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन डिकम्पोजर। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लांट जो है प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है, डिकम्पोजर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि जब मैं छोटा था तो मुझे अच्छे से याद है, गांव से कुछ किलोमीटर दूर पर एक जंगल है, तो वहाँ पे हम लोग का ज़मीन है, तो वहाँ पे मैं जाता था तो देखता था खैर का लकड़ी। किसी को पता है खैर क्या होता है? तो जो गाँव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा खैर क्या होता है। तो खैर का लकड़ी देखिए ना, उसमें दिया लगा होता था, दीमक जिसको बोला जाता है, अंग्रेजी में माइट्स बोलते हैं, सारे के सारे अंग्रेज है ना, तो उसको माइट बोला जाता है, माइट्स बोला जाता है। तो सब लग जाते थे और उसको ना खा जाते थे। और बाकी नॉर्मल जो लकड़ी रखा रहता था, वहाँ पे छोटा सा झोपड़ी बनाया हुआ था घर जैसा, तो उसमें जो है से रखा रहता ना, तो उस लकड़ी भी खत्म हो जाता धीरे धीरे धीरे, तो उसमें सब दीमक उसको चाट जाता था। परंतु अब मतलब चाट जाता था। और अभी वर्तमान के सिनेरियो में देखिएगा तो जितना भी चारों तरफ गंदगी, अभी केला का छिलका फेंक दीजिए 4 दिन बाद वहीं पे रहेगा, कुछ मत कीजिए उसको, लेकिन खत्म हो जाएगा। सो खत्म कौन किया? बैक्टीरिया किया, डिकम्पोजर किया, ओके ना। तो ये सारा डिकम्पोजर का संख्या जो होता है पूरा इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा होता है। Which of the following is not an abiotic component of the ecosystem? इकोसिस्टम का कौन जो है एक एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है? सबसे पहले तो वर्ड्स क्लियर होना चाहिए कि बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है। तो बायोटिक जिसमें जान हो और अबायोटिक जिसमें जान नहीं हो। तो जिसमें जान नहीं हो उसको बोलते हैं अबायोटिक। तो पूछा है कौन नहीं होगा? तो टेम्परेचर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स, विंड, सारा का सारा ए, सी और डी ये सब जो है अबायोटिक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जान होता है तो एक बायोटिक कंपोनेंट है, न कि अबायोटिक। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आसान है, जनरली जिसमें जान होता है उसको बायोटिक बोलिएगा और जिसमें जान नहीं होता है उसको अबायोटिक बोल दीजिएगा। और छांटने के लिए आएगा तो छांट लीजिएगा, क्वेश्चन ये अच्छा बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ओके ना। बाकी देख लीजिए कभी कभी ना टॉपिक मतलब फूड चेन में आप लोग को पूछ भी देता है कि करेक्ट ऑर्डर लगाइए। जैसे कि मान लेते हैं कि यह ग्रास है, क्या है? ग्रास है। तो ग्रास को कौन खाएगा? तो ग्रास हॉपर खाएगा, ओके। और ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? या आपको फ्रो खाएगा, मेंढक खाएगा। फ्रो को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। स्नेक कौन खाएगा? इसको हॉक लिख ली, बाज, ओके ना। तो इस तरह से चलता है। बाकी ग्रास हॉपर से दूसरा भी फूड चेन आप लोग बना सकते हैं कि ग्रास को कौन खाएगा? डियर खाएगा। हिरन को कौन खाएगा? तो फिर हिरन को ऐसे यहाँ पे टाइगर खाएगा या फिर चीता, ठीक है। कुल्लू नेशनल पार्क में चीता खाएगा इसको, समझ गया ना। तो ये आपका बन सकता है। तीसरा से फूड चेन अलग अलग बन सकता है ग्रास से, फिर हम लोग खाए तो हम लोग किसी और को खाए। तीसरा से फूड चेन जो अगर अलग अलग बनता है ना तो फूड वेब बन जाता है, यहाँ पे फूड वेब। तो ये सब पता होना चाहिए। तो ऑर्डर में कभी कभी लगाने के लिए पूछ सकते हैं। आसान क्वेश्चन बनता है, ऐसे ज़्यादा टफ नहीं है, समझ में आ जाएगा। देख लीजिएगा यही इकोसिस्टम है। बायोटिक लिविंग कंपोनेंट होता है, अबायोटिक नॉन लिविंग होगा। यहाँ पे प्लांट्स लिखा हुआ है, एनिमल्स में हिरन यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है जो कि हमको दिख भी नहीं रहा ठीक से। डिकम्पोजर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंसेक्ट्स लिखा हुआ है। ब्लर फोटो आ रहा है, इसमें एयर है, वाटर है, फिर सॉइल है, ये सब नॉन लिविंग में आता है। टेम्परेचर जितना ही बोल देगा आपको, विंड तीन सब आ जाएगा इसी में, अबायोटिक में। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ट्रांसफर ऑफ हीट? ट्रांसफर ऑफ हीट को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, कैलोरीमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर? आंसर इसका कैलोरीमीटर हो जाएगा। कैलोरीमीटर का यूज करते हैं आप लोग हीट ट्रांसफर को मेजर करने के लिए। देख लीजिएगा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे हाइड्रोमीटर, हाइड्रो ही था या नहीं गलत कर दिया यहाँ पे, चलिए ये भी बता दूंगा। हाइड्रोमीटर है तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ना मापता है, हाइड्रोमीटर ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। उसके बाद मैनोमीटर है, यह प्रेशर मापता है गैस का, ध्यान रखिए मैनोमीटर इंपॉर्टेंट है, यह प्रेशर नापता है गैस में कितना प्रेशर है। कैलोरीमीटर है जो कि हीट ट्रांसफर को मापता है, जो कि आपका आंसर था कैलोरीमीटर। और एक गैलोमीटर आता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। कौन कौन इन्वेंट किए थे इसको देख लीजिए। विलियम निकोलसन थे, ओटो वान ग्यूरिके थे, फिर एंटोनियो लेवेजियर हैं और एंड्रे मैरी एम्पियर। यह तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गैलोमीटर का आविष्कार किसने किए थे? एंड्रे मैरी एम्पियर। और इन्हीं के नाम में जो एसआई यूनिट है करंट का वह एम्पियर है। तो एम्पियर का एसआई यूनिट, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, भी याद रखिएगा। एंटोनी लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, एंटोनी लेवोजियर, ओके। बाकी हाइग्रोमीटर जो होता है ना, हाइग्रोमीटर इसको आप लोग मापते हैं ह्यूमिडिटी को।
हाइग्रोमीटर, और हाइड्रोमीटर तो वही हो गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फैट इन बॉडी इज स्टोर्ड इन विच टिश्यू, फैट जो होता है वसा वह बॉडी में कहाँ पे स्टोर रहता है, एरियोलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा गया है, हिंदी अगर लिखा रहता है तो आपको पता चल जाता। तो एग्जाम में देखिएगा ना तो एरियोलर लिख देंगे, एपिथेलियल लिख देंगे, एडिपोज लिख देंगे और मस्कुलर लिख देंगे। आंसर इसका हो जाएगा सी। हिंदी इसका होता है वसी ऊतक। तो अगर वसी अगर शब्द रहेगा तो ऐसे ही आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। तो वसी तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आपको दे के रखने वाले हैं, उसको आप लोग एडिपोज ही लिख देंगे। तो हिंदी इसका एडिपोज वसी ऊतक होता है, आंसर हो गया एडिपोज टिश्यू। जो फैट होता है वह एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। अब एडिपोज टिश्यू फिर होता कहाँ है, ध्यान दीजिए। आप लोग बॉडी देखिए, अपना स्किन देखिए, स्किन जो आपका अपर लेयर है उसको बोला जाता है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे जो होता है एडिपोज टिश्यू आपको पाया जाता है। वह जो होता है से फैट को स्टोर करता है। फैट का काम होता है कि बॉडी में जो शॉक आप लोग होते हैं, ऊपर से अगर चोट मारते हैं आप लोग तो उसको क्या करता है, ये जो इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बाकी इसका काम है टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है। ओके, बाहर से ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी में न जाए उसके लिए भी प्रोटेक्ट करके रखता है। तो अलग अलग फंक्शन हमारा बॉडी में लगा हुआ है, लाखों करोड़ों मशीन यहाँ पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं बाकी सारे जो यहाँ पे टिश्यू उनका फंक्शन। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू आता है, यह कवर करता है बॉडी सरफेस को, और लाइन्स बॉडी कैविटी, जो बॉडी का कैविटी होता है उसको जो है कवर करता है। जो मसल टिश्यू है या मस्कुलर टिश्यू जिसको बोलिए, ये जनरेट फोर्स टू अलाउ मूवमेंट। तो जितना भी मस्कुलर टिश्यू होता है वह सबको पता होगा, काम करते हैं आप लोग तो मसल्स का यूज करते हैं। टोटल बॉडी में कितना 539 मसल हम लोग का पाया जाता है, तो इतना याद रख सकते हैं ये भी पॉइंट को। तो इतना मसल टिश्यू होता है, फोर्स जनरेट करता है ताकि हम लोग कोई काम को कर सकें। कनेक्टिव टिश्यू जो है सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट जो है करता है ऑर्गन को। और ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, और इसमें भी यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आता है। उसके बाद नर्वस टिश्यू के बारे में तो देख ही लीजिएगा। यूजेज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन, इसका मेन काम होता है सिग्नल को कम्युनिकेट करना। अगर मान लेते हैं कि आपका हाथ है ना, आपका जो बोलते हैं जो कोई भी जो उंगली है उसको मैं यहाँ पे टच करूंगा ना, थोड़ा सा भी टच करूंगा, तुरंत आपका माइंड को इन्फॉर्मेशन चला जाएगा कोई टच किया, हटाओ इसको। तो ऐसा होता है, तो यही सारा काम होता है। ओके, तो समझ गया सारा चीज। चलिए, विच इज द फर्स्ट सेमीकंडक्टर इन द पीरियोडिक टेबल। फिर से पीरियोडिक टेबल आने वाला है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। अब ध्यान से देखिएगा कि सेमीकंडक्टर कहाँ पे मौजूद है पीरियोडिक टेबल में। फिर से पीरियोडिक टेबल वही आ चुका है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल यहाँ सॉरी, जो पीरियोडिक टेबल में सेमीकंडक्टर जो है यहाँ से शुरू होता है, बी, क्या नाम है इसका, बी। उसके बाद एस आई, देखिए बी से एस आई, उसके बाद यहाँ पे जेई एसी एस बी टी लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए जो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है बोरॉन से लेकर, तो बोरॉन से लेकर यहाँ पे टी तक है। तो यहाँ पे टोटल 7 देखने को मिल रहा है। तो 7 टोटल जो है सेमीकंडक्टर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि जो मेटल है, जितना भी मेटल देखने को मिल रहा है, नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल को सेपरेट करने का काम जो होता है ये भी मेटल वाइड करता है। यही सब है सेमीकंडक्टर ना, जैसे सेमीकंडक्टर जैसा भी कार्य करता है। तो मेटल वाइड होता है, तो मेटल वाइड और जो होता है इसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसा होता है। तो टोटल 7 यहाँ पे देखने को मिलेगा मेटल वाइड्स। ओके, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद यहाँ पे आर्सेनिक लिखा हुआ है, उसके बाद इसको एंटीमनी लिखा हुआ है, टेल्यूरियम लिखा हुआ है और स्ट्रेटिन लिखा हुआ है। ये सारा देख लीजिए, टोटल काउंट कर लीजिए, 7 ही आने वाला है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ही आएगा। तो 7 टोटल मेटल वाइड्स है। तो टोटल यहाँ पे सेमीकंडक्टर 7 हैं। तो सबसे पहले बी से स्टार्ट होता है, बोरॉन से ना, इसको ध्यान रखिएगा। बेरिलियम नहीं है ना, ये बी होता है बेरिलियम का, यहाँ पे होगा, देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोरॉन है, क्लियर। तो यही है। तो पहला था सिलिकॉन भी है, जेरेनियम भी है, आर्सेनिक भी है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और स्ट्रेटिन है। सब सेमीकंडक्टर आता है, कहीं पूछेंगे तो बता दीजिएगा। बाकी सिलिकॉन का यूज आप लोग कहाँ करते हैं, सोलर सेल में करते हैं ना, इसको ध्यान रखिएगा। सोलर सेल देखें कैसा होता है, इस तरह से होता है सोलर सेल। तो इसका सिलिकॉन से बना होता है जब, और इसके बीच जो होता है ना, मैं थोड़ा अगर बड़ा डायग्राम बनाऊँ तो सोलर प्लेट बनता है सिलिकॉन से। तो इसके बीच जो होता है ना, 2 प्लेट को जोड़ने के लिए यहाँ पे सिल्वर का यूज किया जाता है, अर्जेंटिनम का। क्यों? क्योंकि सिल्वर से अच्छा तो कोई मतलब कंडक्टर तो है नहीं धरती पर, इसीलिए ना, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, सोलर सेल क्या करता है, कौन सा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस एनर्जी में करता है, क्वेश्चन ये भी आने वाला है। यह करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फाइबर प्रोटीन, इनमें से कौन सा प्रोटीन है, फाइबर है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो वर्ड अंडरलाइन है उसको देख लीजिएगा, स्पेलिंग उसका कहीं कहीं फंसा सकते हैं।
हेमोग्लोबिन, एल्बुमिन लिखा हुआ है, केराटिन या फिर एंजाइम। जो केराटिन होता है एक तरह का फाइबर प्रोटीन होता है, इसको ध्यान रखिए। केराटिन, ये केराटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है? केराटिन आपका नाखून में है, बाल में है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा केराटिन। हीमोग्लोबिन को देख लीजिए जरा, इट इज द प्रोटीन दैट मेक्स ब्लड रेड ब्लड ना, तो रेड ब्लड बना होता है हीमोग्लोबिन। और जो एल्बुमिन है यह फैमिली होता है ग्लोबुलर प्रोटीन का। और एंजाइम जो होता है, एंजाइम के बारे में तो पता रखिएगा, ये इसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के नाम से जाना जाता है ना। कैटालिस्ट मतलब इसको उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है समझ में आता है ना? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है ना, इसको पार्टिसिपेट नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो हो गया सारा, केराटिन आंसर हो गया। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है ना, ये भी इसको देख लीजिएगा। अच्छा, डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है? डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाता है और आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? ओके बताइए। रेड ब्लड सेल्स को इरेथ्रोसाइट बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। रेड ब्लड सेल्स को इरेथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को आप लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं है, देख के आप लोग डर जाइएगा, बट बहुत ही ईजी है। द मास ऑफ अ वुडन ब्लॉक इज 300 kg एंड इट इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 15 सेकेंड्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड ऑल्सो फाइंड द इनिशियल मोमेंटम। देख लीजिए, हिंदी में पढ़ देता हूँ जिनको दिक्कत होगा। एक लकड़ी का ब्लॉक है, कोई पदार्थ है, जो कि इसका मास जो है दरमान 300 kg है। 15 सेकेंड जो है से 15 सेकेंड में 5 मीटर से या 10 मीटर तक का वेग जो है से यह हो जाता है, इसका त्वरित हो जाता है। तो पिन पर लगने वाला जो बल है उसका परिमाण निकालना है और प्रारंभिक वेग भी निकालना है। यहाँ पे गलत है, संवेग होगा ना, संवेग होगा, हिंदी में कर दूंगा सही पीडीएफ में। तो प्रारंभिक संवेग भी निकालना है। तो बहुत ही आसान है। पहले तो फोर्स निकालने के लिए फोर्स क्या चिल्लाता है? तो फोर्स चिल्लाते रहता है माँ माँ, क्या बोलता है? माँ माँ चिल्लाते रहता है। तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लीजिए। तो वेलोसिटी है 10 हुआ है, 10 से 5, ओके ना, और टाइम लगा है इसको 15 सेकेंड। ओके, तो देख लीजिएगा, तो 10 में से 5 गया, 5/15 यानी कि 1/3 आ गया। तो एक्सेलरेशन का 1/3 आ गया। एक्सेलरेशन 1/3, इसका मास 300 kg था, सब यूनिट में है, इसका एक्सेलरेशन 1/3, तो कट गया 3 से एक बार में, तो 100 आ गया। तो 100 न्यूटन आ गया, फोर्स तो 100 न्यूटन आ गया। चलिए तो इसको इरेज कर दें, किस लाइन बनाना है। तो फोर्स 100 न्यूटन आ गया है, तो हमारा फोर्स जो है 100 न्यूटन आ चुका है। कैसे कैलकुलेट किया तो आपको याद होगा। दूसरा बात है, इनिशियल आपको संवेग यानी कि मोमेंटम पूछा है। तो मोमेंटम क्या होता है? P = मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल पूछा है ना, तो यहाँ पे u नहीं, हमको भी नहीं u लिखना पड़ेगा क्योंकि इनिशियल पूछा है। तो मास वही है 300, इनिशियल कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर हुआ था, यानी कि पहले 5 था, बाद में हुआ था 10, तो 10 फाइनल है, तो इनिशियल 5 है। 300 में 5 से कीजिएगा तो 1500 आएगा kg मीटर पर सेकेंड, ओके ना। तो 100 और 1500, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। जिसको बना लेना है P = mv और F = मास, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होता है उसको एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए तो आंसर देख लीजिएगा, सी हो गया। द इनर लाइनिंग ऑफ द डैश हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। इसको विली के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में या फिर लीवर में। जो मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए जिस इमेज के बारे में बोला था वीडियो के शुरुआत में, वह यही था ना। तो ये देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल होता है वहाँ पे पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है सब, तो इसी का जो है ना अंदर में जो वाल होता है उसमें पाया जाता है। ये करता क्या है ना, जैसे खाना आप लोग खाए तो आप लोग को तो पता होगा कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो उसमें जो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स आप लोग को बना है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो यही जो विलाई होता है ना, इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है। तो ये जो होता है इसे क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स आप लोग जो वहाँ पे बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको एब्जॉर्ब करके उसका ब्लड में उसको मिला देता है। उसको पता है आपको ब्लड क्या करता है, वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी में उसको पहुंचा देता है। समझ गए? तो यही विलाई का काम होता है। तो याद रखिएगा, जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है, कंप्लीट डाइजेशन फैट में होता है। तो इसको विल्ली के नाम से जाना जाता है, VILLI। ओके, इसको देख लीजिएगा, विल्ली है, विला नहीं। बाकी मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। एक होता है डुओडेनम, एक होता है जेजुनम और फिर इलियम होता है।
तीनों के तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अगर ऊपर से नीचे अगर ऑर्डर लगाने के लिए बोल दें कि पोजीशन जो है टॉप से बॉटम लगाइए इसका, तो डुओडेनम सबसे पहले आएगा, जेजुनम उसके बाद में आता है और इलियम जो है से बाद उसके बाद में आएगा। और ऐसे आप लोग को ऑर्डर भी याद देखिएगा, डी पहले आता है, उसके बाद जे आता है, उसके बाद आई। नहीं ऐसा नहीं होगा, आई तो फिर पहले आ जाता है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ से, मैं सोचा कि ऑर्डर में लग जाएगा लेकिन लगने वाला यहाँ पे है नहीं। तो याद देखिएगा डीजे आई होता है। अब भाई चलिए तो कुछ ना कुछ तो बन ही गया, क्या आई, डीजे आई। तो इसको ऑर्डर देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ ना, हर तरह से बताता हूँ, ताकि हो सकता है क्वेश्चन आपको कैसा ही बने ना, तो अगर मैं एक चीज़ पढ़ा दूंगा तो आपको फिर दिक्कत मिलने वाला नहीं है। डुओडेनम ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि यह किसका पार्ट है, तो ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, सब याद रख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, स्टोमक है, जे शेप का होता है। और यहाँ पे देखिए, ये जो डुओडेनम होता है ना, वह जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और जो पेट होता है उसके बीच का पार्ट होता है डुओडेनम, तो इसको भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। हो गया सारा, कोई दिक्कत तो देखने को नहीं मिला होगा। लीवर वही है, बाइल जिसको सीक्रेट करता है, 1.5 kg इसका वेट होता है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, और यही बाइल जूस गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ना, वाटर। Each of the flowing instruments converts electrical energy into mechanical energy। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में है, तो आपको पता होगा एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी का कंजर्वेशन भी है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। न तो ऊर्जा को आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, नहीं खत्म कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। ऊपर पंखा लगा हुआ है ना, तो ऊपर में जो पंखा लगा हुआ है वो क्या है, वह क्या करता है, बिजली लेता है और कुछ काम करता है, कर रहा है ना, गोल मतलब गोल गोल घूमने लगता है तीन हाथ दिखाकर, तो वह जो होता है मोटर होता है। क्या करता है, वह मोटर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जबकि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसको होता है, जनरेटर का होता है। शादी विवाह में जनरेटर आता है ना, तो वही होता है जनरेटर। या क्या करेगा, यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी कि आप लोग इधर से पंप चलाइएगा ऐसे डुड और उसके बाद देखिए यहाँ पे इंजन लगा रहता है, ओके, और इंजन क्या करेगा, ये इंजन ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, तो 2 वायर यहाँ से निकल जाता है। तो ये कुछ कहानी होता है, आपको पता होना चाहिए। स्पीकर क्या करता है, देखिए स्पीकर जो है ना, से यहाँ से आप लोग देखिएगा, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको ऐसे साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और हीटर क्या करता है, हीटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सब कुछ पता होना चाहिए। स्पीकर भी एक तरह का डिवाइस है जो उधर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है और उसको फिर बोलता है, चिल्लाता है कसम से स्पीकर, तो यानी कि साउंड एनर्जी में कन्वर्ट उसको कर देता है। जो आप मुंह पर लेके बोलते हैं ना, वह स्पीकर नहीं है, वह माइक उसको बोला जाता है, ठीक है। लोग बोल देते हैं कि स्पीकर उठाइए, स्पीकर नहीं है, वह माइक है, ओके। चलिए, द अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। ये क्वेश्चन मुझे लगता है ना बहुत लोग गलत करेंगे, क्योंकि ऑप्शन देख लीजिए, रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ में कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। बाकी 2 रिमेनिंग ऑप्शन है, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। क्या ऐसा आंसर होना चाहिए, भूकंप तरंगों को किस एक उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बोला गया भूकंप तरंगों को किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, ओके। आंसर होगा सिस्मोग्राफ। ये जो उपकरण है उसका नाम सिस्मोग्राफ है। अगर आपसे पूछना तीव्रता, इंटेंसिटी कहीं बोले भूकंप का इंटेंसिटी, तब आंसर रिक्टर के स्केल लगाइएगा। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो इसमें लोग गलत कर देते हैं। तो मुझे लगा, मैं तो देखा क्वेश्चन तो लगा कि नहीं डालूं, बट मुझे लगा कि फिर डाल देना चाहिए, बहुत लोगों को दिक्कत होता है इसमें। तो अगर इंटेंसिटी पूछेगा कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, तब तो बोलिएगा कि रिक्टर स्केल पर ही मापा जाता है, जो भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, जितना भी है। बाकी सिस्मोग्राफ जो होता है से स्केल होता है, ठीक है, एक तरह का बोल सकते हैं, उपकरण है जो कि अर्थक्वेक के वेव्स को मापता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्ड्स द रिक्टर स्केल जो रिकॉर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, या फिर इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी ना। आंसर इसका डी होगा। जो यहाँ पे बोला गया था वेव्स को मापने का इंस्ट्रूमेंट, तो सिस्मोग्राफ होगा। बाकी कुछ और ऑप्शन को क्लियर कर देते हैं। स्पीडोमीटर जो है स्पीड को रिकॉर्ड करता है, और ओडोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल को मेजर करता है, यानी कितना डिस्टेंस आप लोग गए हैं। यानी होता है ना 10,000 20,000, पहले गाड़ी चलता था तो उसमें आता था कि कितना किलोमीटर चला हुआ है, तो देखते थे कि 15,000 चला हुआ या 20,000 चला हुआ है। अब तो यहाँ पे डिजिटल आ गया है सारा। द डिसऑर्डर इन विच ऑर्गन काउजेज द इंक्रीज ऑफ यूरिया इन द ब्लड। तो ब्लड में अगर यूरिया बढ़ गया, इसका मतलब कि कौन सा चीज़ आपका खराब हो गया है। आईफोन ले लिए आप लोग, इसीलिए खराब हो गया है। किडनी खराब हो गया है, ठीक है, तो किडनी में है से दिक्कत हो गया, इससे चलते ब्लड में यूरिया बढ़ रहा है। लीवर, हार्ट, गॉल ब्लैडर या फिर नहीं होगा, आंसर इसका किडनी होगा। किडनी का स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट आपको पता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट
नेफ्रॉन बोला जाता है। जिस तरह से आप लोग को याद होगा जो हम लोग का नर्वस सिस्टम होता है, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये जो होता है से इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या होता है, इसका होता है न्यूरॉन्स, याद है ना न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है। उसी तरह से स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट जो होता है किडनी का, वह नेफ्रॉन होता है। ओके, डीएनए का जीन्स होता है, ये सब पता होना चाहिए। आंसर इसका डी होगा किडनी। मानव में देखिएगा 2 जोड़ी किडनी पाया जाता है, सॉरी 1 जोड़ी किडनी पाया जाता है, यानी कि 2 होता है। राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, या बीन शेप का होता है, यानी कि सेम। अभी आ रहा है ठंडा ना, भी सेम का सब्जी सब खाएगा देखिएगा, तो वही सेम का शेप का होता है। ज़्यादा इसका वेट नहीं होता है, लगभग देखिएगा तो 120-170 ग्राम तक होता है एडल्ट में। तो मतलब कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 150 ग्राम के आसपास होता है किडनी का जो है से वेट ना। इसको देख लीजिएगा, 2 किडनी पाया जाता है ह्यूमन में, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। अगर एक किडनी खराब भी हो जाएगा, दूसरा पर काम चल जाता है। यही फिल्टर करने का काम करता है यूरिया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिएगा यूरिनरी उधर रहता है, तो उसके बाद उसमें फिल होता है, उसके बाद बाहर निकाला जाता है। तो ये सब कहानी होता है, किडनी का फिल्ट्रेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोला जा रहा है कि एक सैटेलाइट है ऐसा, ओके, सैटेलाइट मतलब अर्थ है यहाँ पे, और सैटेलाइट चारों तरफ इसको घूम रहा है, और थोड़ा बड़ा रहेगा, सैटेलाइट छोटा रहेगा, तो इस चारों तरफ घूम रहा है रेडियस आर पर। तो क्या होगा, कौन स्टेटमेंट सही है? एंगुलर मोमेंटम बोला जा रहा है कि अंडर रूट आर लिखा हुआ, यानी कि 1/r के ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद लीनियर मोमेंटम जो है से अंडर रूट आर है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आर लिखा हुआ है, और नन ऑफ दिस। आंसर इसका नन ऑफ दिस होगा, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। अगर एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कीजिएगा, तो एंगुलर मोमेंटम इसका ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का, जो आर दिया हुआ था। ओके, दूसरा बात है, अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, वह 1/r के बराबर होता है, यानी कि रेडियस का प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कोई स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम तो इतना आएगा ही नहीं। ओके, तो इसको देख लीजिएगा, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। When the medium of the electromagnetic waves changes from air to water, then their speed, क्या होगा? मे इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट या डिक्रीजेज। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारा होता है, जैसे इंफ्रारेड ले लीजिए, विजिबल लाइट लीजिए, रेडियो वेव्स ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे लाइट को कंसिडर करता हूँ, तो वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लीजिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से वैक्यूम से आया, फिर यहाँ पे मैं कोई कंटेनर रखा, उसमें वाटर है, तो जब इसमें आएगा तो वहाँ पे क्या बात कर रहा है, स्पीड के बारे में बात कर रहा है। तो उसका स्पीड क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, घट जाएगा, क्योंकि जो मटेरियल रहेगा उसका कुछ ना कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अगर दूसरा मीडियम अगर हो जाता है, तो वहाँ पे स्पीड जो है से चेंज हो जाता है। ओके, इसका पता होना चाहिए। जैसे अगर बात कीजिएगा, नॉर्मली एयर होता है, तो उसमें कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका 1 ही के बराबर आता है एयर और वैक्यूम में। यहाँ से वाटर में जाता है तो 1.33 हो जाता है, ग्लास में जाएगा तो 2 हो जाएगा, डायमंड में जाता है तो 2.4 हो जाता है। तो अलग अलग मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है अलग अलग होता है, ड्यू टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अलग अलग जो लिक्विड होता है उसका सबका जैसे डेंसिटी अलग अलग होता है, उसी के चलते उसमें स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है। और जो बेंडिंग होता है ना, जो ऐसे देखिएगा यहाँ से लाइट जाता है, तो जो बेंडिंग होता है अलग अलग में, वो अलग अलग देखने को मिलेगा, वो लिक्विड के चलते ही होता है। वाटर में उतना ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं दिखेगा कोई भी मटेरियल, जबकि केरोसिन ऑयल में ज़्यादा मुड़ा हुआ दिखेगा ड्यू टू इट्स डेंसिटी। तो ये सब देख लिया, अलग अलग लिक्विड का डेंसिटी वेरी करता है। तो आंसर इसका डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इसका घट जाएगा। बाकी एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि यह फिजिकल क्वांटिटी है जो कि घटता बढ़ता नहीं है, वो होता है लाइट का फ्रीक्वेंसी। तो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब भी लाइट एक मिनट से दूसरे मिनट में जाएगा तो कौन सा चीज़ जो है कांस्टेंट रहता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट तो पता होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वैसे मैं आपसे अगर बात करूँ तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ऐसा होता है, एप्सिलॉन नॉट, और एक होता है यहाँ पे म्यू, इसका अंडर रूट होता है। तो अलग अलग मीडियम में ये सब वेरी करता है, जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है और परमिटिविटी होता है वो वेरी करता है। तो जिसके चलते स्पीड ऑफ लाइट जो है से अलग अलग हो जाएगा। आंसर इसका डी हो गया, डिक्रीज है। बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है यहाँ से, ये जो होता है से लाइट, ये सब ट्रांसवर्स वेव होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, क्योंकि पार्टिकल और वेव ऐसे परपेंडिकुलर मूव करता है। जबकि साउंड आपका एक ना याद रख लीजिएगा, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है, और लाइट ट्रांसवर्स वेव का। क्वेश्चन इस पे भी आता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड अंडर द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ये लास्ट क्वेश्चन है आज, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड अंडर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बाय अ सेट ऑफ प्लेन पैरेलल मिरर्स, देन द इंटेंसिटी ऑफ द रे डिमिनिशेस ड्यू टू। देखिए बोला जा रहा है
कि ऐसे मान लेते हैं कि ना कि पैरेलल रखा हुआ है, तो यहाँ से लाइट आया इस तरह से, यहाँ से टकराया, फिर यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, तो एक पहला बार जो गया ना उसका जो देखिएगा जो इंटेंसिटी होता है लाइट का, तो वह से पहले ज़्यादा होता है, दूसरा बार में थोड़ा कम हो जाएगा, तीसरा बार में और कम हो जाएगा, चौथा बार में और जैसे ब्लर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आखिर क्यों हो रहा है, और समझ में आ रहा है इस तरह से क्यों हो रहा है, समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। पैरेलल मिरर रखा हुआ है, उसमें एक लाइट मान लेते हैं इधर से गया, फिर रिफ्लेक्ट करके इधर गया, फिर रिफ्लेक्ट किया, फिर रिफ्लेक्ट किया, तो इस तरह से लाइट जो है से जा रहा है। तो पहला में देखिएगा, दूसरा फिर यहाँ पे आया, तो दूसरा तीसरा जो ऐसे जा रहा है, ओके, तो यहाँ पे इंटेंसिटी धीरे धीरे इसका डिक्रीज कर जाएगा। इसके पीछे का आपसे रीजन पूछा है, तो दो काम होता है यहाँ से। पहली बात होता है कि देखिए लाइट जो अगर मान लेते हैं कहीं मीडियम में जा रहा है तो उसका तो स्कैटरिंग होना ही होना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप लोग टिंडल पे पढ़े होंगे तो उसको स्कैटरिंग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो यहाँ पे होने वाला है। दूसरा बात है कि ये जो लाइट इस सरफेस पे पड़ेगा तो सरफेस भी है से उसको एब्जॉर्ब करने वाला है, ओके ना, यानी कि दोनों यहाँ पे फेनोमेनन काम करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एब्जॉर्प्शन। तो दोनों के चलते जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है कम हो जाता है। प्लेन मिरर के बारे में यहाँ पे बात किया हुआ था। कभी एक क्वेश्चन आएगा कि दो अगर प्लेन मिरर रखा हुआ है कुछ एंगल पर 90 पर या 30 डिग्री पर या 60 डिग्री पर, तो कितना इमेज बनेगा, वो भी क्वेश्चन बनता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक्चुअली क्लास 12 से है, बट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है CGL में, खासकर CGL में उसमें पूछा जा सकता है। तो कभी डिस्कस कर दूंगा, उसको भी माइंड में है मेरा। तो देख लीजिए आंसर इसका ये हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होता है। इसके चलते लाइट जो है का इंटेंसिटी कम हो जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। बस कि स्कैटरिंग के चलते दो फेनोमेनन बताता हूँ, याद रख लीजिएगा ना। आकाश का जो रंग नीला दिखता है ना, नीला यानी कि ब्लू जो दिखता है, वो इसी के चलते होता है। और जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य रक्ताभ दिखता है, यानी कि जो रेड कलर का दिखता है, रक्ताभ रेडिश कलर का, वह जो है से यही स्कैटरिंग के चलता ही होता है। ओके, तो इसको देख लीजिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते होता है। यही लिखा हुआ था। अगर प्लेन मिरर के बारे में बात कीजिएगा तो प्लेन मिरर से कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो कि आपको काम आएगा। इसमें ना देख लीजिए, प्लेन मिरर में यहाँ पे रियल इमेज नहीं बनता है, वो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। प्लेन मिरर में अगर लाइट यहाँ पे रखिए कोई ऑब्जेक्ट को, तो इसमें वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल मतलब एक ऐसा इमेज जिसको आप लोग पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, उसी में देखना पड़ेगा आपको, उसको जो है से स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। एक वर्चुअल इमेज बनता है, और जो इमेज वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। तो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, प्लस में जो साइज ऑफ इमेज होता है हमेशा जो है से बराबर होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर का कोई कैंडल है, तो उसका इमेज अगर बनाइएगा ना प्लेन मिरर के पास, तो 10 ही सेंटीमीटर का बनेगा। बाकी ऑब्जेक्ट को जितना डिस्टेंस पर रखिएगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज ही बनेगा। यानी कि यहाँ से 2 मीटर का दूर रखा हुआ है, तो इधर इसका इमेज 2 ही मीटर पर बनने वाला है। ये सब कुछ इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। बाकी इसमें लैटरल इन्वर्सन भी होता है, बायां हाथ दायां और दायां हाथ बायां देखता है, इसको लैटरल इन्वर्सन बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन। तो इसको याद रखिएगा, प्लेन मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों इन्फिनिटी पे होता है, यानी कि पता ही नहीं रहता इसका कहाँ रहता है। तो ये सब याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या और इसका बोलते हैं फोकस, दोनों। तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। डिस्कस करते करते कभी कभी फंस भी जाता हूँ, बहुत बोलना पड़ता है, तो सॉरी फॉर दैट। बाकी क्लास कैसा रहा जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक दे दीजिएगा यहाँ तक आए होंगे तो, और जय हिंद जरूर लिखिएगा, ये बहुत जरूरी होता है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें, सफलता जरूर मिलेगा, लगे रहिए बस। वंदे भारतम, जय हिंद।